हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्टिंग करेंगे एक नई सीरीज से। तो देखिए, आपके सामने एक नई बुक आई है किरण पब्लिकेशन एसएससी सीजीएल की, जिसमें 2016 से 2020 तक के प्रीवियस पेपर और लेटेस्ट पेपर है। और अब हम इन पेपरों को बहुत ही इजी सॉल्यूशन से हल करेंगे और इसमें टोटल 152 सेट है। तो देखिए, इससे पहले मैंने राकेश यादव सर की 9700 प्लस बुक्स को चलाया है और वह बुक्स भी चलती रहेंगी चैप्टर वाइज। और इस नई बुक्स को भी मैं आपके सामने चलाऊंगा और इसकी वीडियो डलती रहेंगी और 9700 प्लस राकेश यादव सर की बुक्स की भी वीडियो चलती रहेगी आपके सामने। तो आज की वीडियो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन बुक्स, जिसमें 152 सेट है और इसमें हमने पहला सेट लिया है सीजीएल टीयर फर्स्ट का, जिसमें 27/8/2016 की परीक्षा का पेपर है और यह प्रथम पाली का पेपर है। तो आइए आज की इस बुक से क्वेश्चनों को स्टार्टिंग करते हैं। और इस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन है, तो इन सभी 25 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे और इजी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि बी अकेला गए तो ऊपर गुणा नीचे अंतर, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब जैसे कि यहाँ ए और बी दोनों 6 दिनों में करते हैं और ए अकेला उसको 9 दिनों में करता है, तो ऊपर दोनों के समय की गुणा लिखेंगे और नीचे बटे में दोनों समय का अंतर लिखते हैं। देखिए, 6 और 9 का अंतर होता है 3। अब इससे इसको हल कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। तो देखिए, बी अकेला करेगा 18 दिनों में। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था और हमने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया, बी अकेला 18 दिनों में। इसका एक कॉन्सेप्ट और है आपके सामने, ये भी देखिए। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं, ए अकेला 9 दिनों में करता है। देखिए, दोनों के दिनों की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे और जैसे यहाँ पर एलसीएम आता है तो इससे हमें मालूम हो जाता है कि वह टोटल वर्क कितना है। तो 6 और 9 का एलसीएम होता है 18, तो हमारा टोटल कार्य हो गया 18, जिसको ए और बी कह रहे हैं कि इस काम को 6 दिनों में करेंगे वे, तो 1 दिन में करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे 18 को, 6 तिये 18। देखिए, 3 यूनिट काम करते हैं और ए अकेला उसको 9 दिन में कर लेता है, तो इस पूरे कार्य को 9 दूनी 18, 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। और जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि ये जो यूनिट आ रही है 3 और 2, ये इनकी कार्य करने की इफिशिएंसी है, यानी कि अक्षमता है। अब इसमें हमें मालूम हो गया है कि ये 1 दिन में 2 यूनिट करता है, यहाँ पर लिख लेंगे ए 2 यूनिट और बी 1 यूनिट, यानी कि ए और बी दोनों 3 यूनिट करता है। तो इसमें 3 में ए की 2 यूनिट रह हो गई और बी की 1, तो बी 1 दिन में इसका मतलब 1 यूनिट करता है। तो इस पूरे कार्य को 1 से भाग करेंगे, 1 से 18 को भाग करेंगे 18, तो पूरा कार्य बी अकेला 18 दिनों में कर सकता है। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट से भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 16 मीटर और 20 मीटर है। देखिए, समलंब चतुर्भुज होता है एक छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा होती है, ये समलंब चतुर्भुज होता है इस प्रकार से। और इसमें ये 2 समांतर भुजाएं होती है, ये इसको ए लेंगे, इसको बी, सी और डी, यानी कि ए डी और बी सी 2 समांतर भुजाएं हैं, जिसमें ये 16 मीटर है और ये 20 मीटर है। और यदि इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, देखिए ये इसकी ऊंचाई होती है ई 10 मीटर है। तो इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, इस प्रकार का
क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो इसको बहुत इजी से करेंगे। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, दोनों जो समांतर भुजाएं हैं दोनों का योग 16 जमा 20 और गुणा बीच की दूरी, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है या ऊंचाई लिख सकते हो 10, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी या दोनों भुजाओं के ऊंचाई। तो ये आता है हमारा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। देखिए 2 से इसको काटेंगे 5 बार और 20 और 16 जोड़ लेंगे, 20 और 16 36 गुना 5। देखिए 36 गुना 5, 36 पंजे होता है 180। तो हमारे समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 180 वर्ग मीटर। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 180 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है। देखिए किसी भी वस्तु पर छूट तभी दी जाती है जब उस वस्तु को बेचा जाता है, और जब उस वस्तु को बेचा जाता है छूट तभी दी जाती है यदि उस वस्तु की कीमत हमें नहीं मालूम होती तो उसको 100 मानते हैं। देखिए 100 पर छूट देकर उसको बेचा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन को हल करेंगे। 100 पर 15 की छूट दी जा रही है तो 85% में बेचा जाएगा। देखिए 15 की छूट है तो 100 में से घटा कर लिखेंगे 85% में बेचा जाएगा। फिर 20 की छूट दी जा रही है तो 80% में बेचा जाएगा, और 25 की छूट दी जा रही है तो 75% में बेचा जाएगा। अब यहाँ से हमें उसका विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा कितने में बेचा जा रहा है, कितने परसेंट में उसको बेचा जा रहा है। देख लीजिए यहाँ से 100 से 100 काटेंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 25 तिये 75, 25 चौक 100, 4 से 4 काटा, 5 से इसको काटेंगे 17 बार, 17 तिये 51। देखिए 51 में बेचा गया है। देखिए 100 की चीज को 51 में बेचा गया है तो कितने परसेंट की छूट दी गई है। 100 में से हम 51 घटा देंगे, 100 माइनस 51, तो हमारी छूट परसेंट आ जाएगी। 100 में से 51 घटाएंगे 49, तो 49% की छूट दी जाती है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 49%, ऑप्शन बी। अब देखेंगे नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 2016 का प्रथम पालिका एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट 27 सितंबर 2016 का ये पेपर है, ध्यान देखना। और इसको हम बहुत ही आसानी से कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने है। बहुत ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाएगा और बहुत ही इजी रहेगा। तो देखिए 490 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है। देखिए 490 रुपये को ए, बी, सी में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा हर क्वेश्चन लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से होता है। तो देखिए हमारे हर क्वेश्चन में लैंग्वेज पर ज़्यादा ही दबाव डाला जाता है, क्योंकि लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बहुत इजी होता है, तो इसीलिए हम लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 490 रुपये को ए, बी, सी में बांटा गया है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है और सी के हिस्से से 3 गुना है। देखिए सी के हिस्से से 3 गुना है और बी के हिस्से से आधा है, तो बी 6 होगा, जब ही तो 6 का आधा होगा 3, यानी कि ए का हिस्सा सी से 3 गुना है, बी से आधा है। तो हमें बताना है सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए बहुत ही इजी तरीका है, जैसे कि मैंने बताया था तीनों को 490 रुपये बांटे गए हैं इस रेशो में, 3, 6, 1 के रेशो में। तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, तीनों का योग 490 और यहाँ उनके धन का अनुपातिक योग हो गया 6, 3 और 1 10।
हो गया इक्वल टू इक्वल, 10 से 0 को काटेंगे। अब इसका गुना करेंगे, जिसका भी मान पूछा जाएगा। ए का पूछेंगे तो ए में गुना करेंगे, बी का पूछेंगे बी में गुना करेंगे, और सी का पूछेगा सी में गुना करेंगे। तो यहाँ से पूछा है सी का हिस्सा, तो 49 सी कम 49 रुपये, तो सी को मिलने वाला धन है 49 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 49 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को हल करेंगे, देखना। ये हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य की स्थिति है। यहाँ पर देखिए ये क्रय मूल्य की स्थिति है। यहाँ पर यदि वस्तु को 6% की हानि पर बेचा गया, हानि के लिए नीचे और लाभ के लिए ऊपर लिखते हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं। 6% की हानि पर बेचा गया, 6% की हानि पर बेचा गया। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता, देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल होगा, लैंग्वेज से ही हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बनता है। यदि वह उसको 64 रुपये अधिक में बेचता है, देखिए यहाँ पर अधिक हो जाएगा, तो इधर भी हमारा अधिक ही होगा। लिख लीजिए आप अधिक, यहाँ पर लिखा है 64 रुपये अधिक में बेचता है, तो उसे 10% लाभ होता है। लाभ देखिए क्रय मूल्य से ऊपर होता है और लाभ के लिए प्लस होता है, तो देखिए 10% का लाभ होता है। तो देखिए जैसे ही उसने 64 रुपये अधिक किए, तो उसने अपनी हानि कवर करके और उस पर 10 का लाभ और लिया। तो उसने कितने की ग्रोथ करी, यहाँ से देखिए यहाँ तक जाने में उसने जैसे ही 64 रुपये अधिक किए, तो उसका लाभ परसेंट हो गया 6 ये बढ़ेंगे और 10 ये बढ़ेंगे, यानी 6 की जो हानि थी वो कवर करी और ऊपर से लाभ लिया, तो 6 और 10 16% अधिक हो गया इधर। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया, अधिक बराबर अधिक। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो वस्तु की लागत कितनी थी, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य बताए, तो 16 चौका 64, 16 चौका 64, ये यहाँ से वस्तु की लागत मूल्य आ जाएगी, जितने रुपए में उस वस्तु को तैयार किया गया था। परसेंट की 20, तो वस्तु की लागत मूल्य आ गई 400 रुपये। देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, हमारा मैथ बहुत ही इजी होता है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से, और केवल इसमें 2 ही पॉइंट चलते हैं इक्वल टू इक्वल के लिए। एक साइड में संख्या आएगी रुपये में, किलोग्राम में, संख्या में, इस तरह से आएगी, और दूसरी साइड में हमें प्रतिशत और अनुपातिक संख्याएं बराबर करनी होती है। जैसे देखिए एक साइड में हमारी संख्या होगी जो कि हम उसको इधर लिखेंगे, और इसके बराबर दूसरी साइड में हमारी जो होगी या तो प्रतिशत आएगा इसके इक्वल होने में, या अनुपात वाली संख्याएं आएगी। देखिए अगर इधर 2 संख्याओं का योग है तो इधर 2 संख्याओं का परसेंट का योग कर लिया करें। अगर इधर 2 संख्याओं का योग है तो 2 संख्याओं का अनुपातिक योग कर लेते हैं। तो यही हमारा पूरा मैथ होता है, पूरी दुनिया का मैथ यही है, और इसी कॉन्सेप्ट से हम पूरे क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक ही कॉन्सेप्ट से हम पूरे क्वेश्चनों को करते हैं। हर क्वेश्चन में लगभग अधिक से अधिक यही पॉइंट यूज किया जाएगा, इक्वल टू इक्वल। और इक्वल टू इक्वल में सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं, परसेंट या अनुपात। परसेंट या अनुपात के बराबर उसको कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 400 रुपये, ये 64 रुपये आया हमारा, यहाँ पर संख्या दी है 64 रुपये अधिक में बेचा जाता है। तो यहाँ पर 64 रुपये अधिक है, तो यहाँ पर या तो परसेंट में आएगा अधिक,
या अनुपात में आएगा। अब अनुपात वाली संख्या तो यहाँ नहीं है तो परसेंट में ही आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा परसेंट में तैयार हो गया, इसको बोलते हैं इक्वल टू इक्वल। और इसी से पूरी दुनिया के मैथ हल होते हैं। जब भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं इसी से ही हल हो जाएंगे हर क्वेश्चन। कोई अलग से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, कोई XYZ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इसी से हम हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए आगे का क्वेश्चन भी इसी से ही हम हल कर लेंगे। देखना, एक स्कूल में 1400 छात्र है। देखिए कितने छात्र है, लिख लिया हमने एक साइड में 1400 छात्र। उनमें 25% चश्मा लगाते हैं। देखिए 25% का मतलब एक चौथाई चश्मा लगाते हैं। लिख लीजिए इनका 1400 छात्रों का एक चौथाई हो गया 1/4, यानी कि 25% का एक चौथाई चश्मा लगाते हैं। और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। देखिए इनमें 2/7 लड़के हैं तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है। जब 2/7 लड़के हैं तो बचा हुआ रह गया 7 में से 2 घटाएंगे 5/7 लड़कियां हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से तैयार हो गया। देखिए यहाँ से हमने इसी की संख्याओं का मालूम कर लिया, 1400 छात्रों में से ही पता कर लिया कि स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है। तो चश्मा लगाने वाली लड़कियों की संख्या पूछा है, चश्मा लगाने वाली लड़की। देखिए इसको हल कर लेंगे, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। 7 चौक 28, पंजे 140, 50 बार कट गया, 50 एकम 50 और 50 पंजे 250। देखिए 250 लड़कियां चश्मा लगाती है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 250 लड़कियां। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए प्रतिकूल दिशा इधर होती है ऐसे, यानी कि धारा के विरुद्ध उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इधर धारा के अनुकूल हो गया, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में नौका चलाने की गति कितनी है, यानी कि पूछा है स्थिर जल में नाव की चाल बताए। स्थिर जल को हम शांत जल भी कह सकते हैं। शांत जल में नाव की चाल बताए या स्थिर जल में नाव की चाल बताए। तो देखिए स्थिर जल में नाव की चाल निकालेंगे। स्थिर जल में नाव की चाल बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये, मात्र 1 सेकंड का बस पता रहना चाहिए। जब स्थिर जल में नाव की चाल है तो दोनों चालों के योग का आधा कर लेंगे, दोनों चालों को जोड़ लेंगे। 12 + 18 का आधा, ये होता है स्थिर जल में नाव की चाल। और यदि धारा का वेग पूछा जाए, अगर धारा का वेग पूछ ले, देखिए धारा का वेग पूछा जाए तो आप ऐसे करना, दोनों चालों का अंतर बड़ी चाल में से छोटी घटाकर भाग 2 कर देंगे, ये धारा का वेग आ जाता है। तो देखिए दोनों को हल कर सकते हैं और आप आसानी से स्थिर जल में नाव की चाल और धारा का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 18 और 12 हो गया 30/2, 2 से काटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर इसने धारा का वेग नहीं पूछा है, लेकिन मैं अपनी ओर से आपको बता रहा हूँ। यदि धारा का वेग पूछे तो दोनों चालों का अंतर करके बटे 2 करेंगे। जैसे यहाँ दोनों चालों का योग बटे 2 किया है, यहाँ अंतर बटे 2 करेंगे। 18 में से 12 घटाएंगे 6/2, 2 तिया 6, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग होगा।
बहुत ही सुपर और अच्छा क्वेश्चन था और सेकंडों में कर सकते हैं आप इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा और खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत इजी और सरल मेथड से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, देखना। यदि ए और बी यानी कि ए बी का गुणनफल 21 है और ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, इनके ये होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25/4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी का मान बताए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पहले पढ़ाया है, राकेश यादव सर की बुक्स के क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं, आगे भी कराऊंगा, और उनमें मैंने पढ़ाया है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल आ जाए तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में दोनों के मान छिपे होते हैं, बस उस गुणनफल के फैक्टर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 21 है, देखिए इसके फैक्टर कर लेंगे 7 तिया 21, देखिए 7 तिया 21। अब इसमें बड़ी संख्या होगी हमारी ए और छोटी संख्या होगी हमारी बी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ए माइनस बी, तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाई जाती है, इसलिए बड़ी संख्या हो गई ए बराबर हो गया 7 और बी बराबर हो गया 3, यानी कि दोनों संख्याएं हमें मालूम होंगी ए और बी। अब यहाँ पर इनकी एंट्री भर लीजिए, इसे हल करने की जरूरत नहीं, यदि आप समझते हैं तो आप इसको हल कर सकते हैं। ए और बी की यहाँ एंट्री भर के आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, 25/4 ही आ जाएगा, दिखा दूंगा मैं आपको, बट पहले आप क्वेश्चन का आंसर लाइए। देखिए ए की वैल्यू 7 है, भर लीजिए 7 का वर्ग 49 प्लस बी की वैल्यू 3 का वर्ग 9 और प्लस ए बी का मान दिया है 21 और गुणा 3 21 3 63। अब इसको आसानी से जोड़ लेंगे, बस 49 और 9 58 हो गया और प्लस 63, इनको जोड़ेंगे 8 3 11 हासिल 1 6 और हासिल 1 6 12 हो जाएंगे, तो देखिए 121 आता है हमारा मान, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 121। अब देखिए प्रूफ करके देख सकते हैं आप, यहाँ पर सिद्ध करके देख सकते हैं, सिद्ध। देखिए ए की वैल्यू 7 बी की 3, 7 और 3 10 का वर्ग हो गया 100 और ये 7 में से 3 घटाए 4, 4 का वर्ग 16, देखिए सिद्ध हो जाएगा, ये करके देख लीजिए। 4 से काटेंगे इसको 25 और 4 से इसको काटेंगे 16 को, 4 चौक 16, देखिए हो गया सिद्ध 25/16। तो देखिए क्वेश्चन को ऐसे हल करने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं के गुणनफल में दोनों संख्याओं के मान छिपे होते हैं, और 21 के फैक्टर किए मैंने 7 पे 21, ए 7 है और बी की वैल्यू 3 है। यहाँ पर एंट्री ए और बी की भरेंगे, हमारा आंसर आसानी से हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोष्टक में डी की घात एस प्लस टी भाग डी की घात एस, डी की घात एस प्लस टी भाग डी की घात एस। देखिए पहले इस कोष्टक को हल करेंगे, भाग डी की घात टी। देखिए सबसे पहले इस कोष्टक को हल करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जब भाग में आधार समान होता है तो घात घट जाती है। ये जो डी की घात एस है, ये एस ऊपर जाके एस में से एस घट जाएगी और आधार समान रहेगा, तो डी की घात टी बच जाएगा। ऐसे लिख लेंगे इसको हम, डी की घात एस प्लस टी और ये ऊपर जाके घात घट जाएगी माइनस एस। अब इसको लिख लेंगे भाग, इसको लिख लेंगे भाग डी की घात टी। देखिए माइनस प्लस कट गया, क्या रह गया, डी की घात टी। अब इसको भी बटे में लिख लेंगे, डी की घात टी। अब यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन होगी, आधार समान है तो घात घट जाएगी ऊपर जाकर, इसको ऐसे लिख लेंगे डी की घात टी माइनस टी। अब टी से टी कट गया तो डी की घात 0। अब जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। जैसे a की घात 0 बराबर 1 होगा, x की घात 0
एक होता है, y की घात 0 एक होता है, किसी संख्या की घात आ जाए 2 की घात 0 एक होता है। तो इसी प्रकार d की घात 0 होगा तो एक होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीन कोणों का संभावित मान क्या होगा। देखिए जैसे कि आप सभी को मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए जमा बी जमा सी, तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देख लीजिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जोड़कर देख लीजिए। 3 2 5 5 8 10 हासिल 1 2 4 6 3 9 180 ये नहीं है। 8 7 15 15 4 19 190 होता है, ये भी नहीं है। 190 होता है, ये भी नहीं है। और 7 6 13 5 18 180 है। तो हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का संभव मान 50 60 और 70 होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, बीडी और सी त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं। यदि ईओ 7 सेंटीमीटर है तो सीई की लंबाई बताओ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। देखिए त्रिभुज एबीसी है, इसकी दो माध्यिकाएं दी है बीडी और सीई, और जबकि त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है, और जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो उसमें समान त्रिभुज बनते हैं। तो उसमें समान त्रिभुज बनते हैं। एक पॉइंट तो ये होता है, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया आपके सामने कि जब त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है तो उसमें समान छोटे छोटे त्रिभुज बन जाते हैं। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है आपके सामने कि सी जो माध्यिका है त्रिभुज की या बी डी माध्यिका जो है ये ओ बिंदु पर 2 1 के अनुपात में काटती है। देखिए ये माध्यिकाएं अपने आप को 2 और 1 के अनुपात में काटती है, 2 और 1 के अनुपात में काटती है। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब हम आसानी से हल कर लेंगे। 1 अनुपात के बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर और 2 के बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारी सीई की लंबाई होगी 14 7 21। तो जैसे कि यहाँ पर पूछा है सीई की लंबाई बताए, तो जोड़ लीजिए 14 7 21, सी की लंबाई 21 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी तरीके से हल हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर √3 हो तो सेक की घात 4 थीटा माइनस टेन की घात 4 थीटा का मान बताए। देखिए जैसे कि आपको ये मान दिया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर √3, तो अब हम इसका सूत्र बना लेंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। सेक की घात 4 थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और यहाँ से हमारा ये वर्गांतर का कॉन्सेप्ट हो गया। एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे और एक बार इन दोनों को घटा लेंगे। तो देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और गुणा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब देखिए क्वेश्चन हल हो गया। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हमें प्राप्त है √3 भर लेंगे यहाँ पर, और इसका मान होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 भर लेंगे।
क्योंकि इसका मान है, ध्यान रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसके स्थान पर हम 1 रखेंगे, 1 गुणा √3 बराबर हो गया √3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर √3 आता है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है √3। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। तो इसको स्टार्टिंग कर रहे हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे कि आप सबको पता है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, और यदि हम 2 अंकों में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछे तो इस 1 अंक की संख्या का ही वर्ग कर देंगे, 9 9 81। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती है। इसी तरह 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है, ये 2 अंकों की, अब 4 अंकों की। तो देखिए 2 बार 9 लिखेंगे, 9 9 यानी कि 99 का वर्ग करेंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। और जैसे कि आप सभी को पता है 9 9 वाली संख्याओं का वर्ग करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ जितने भी 9 होंगे उसमें से एक 9 हटा देते हैं, बचे हुए कितने रह गए, 2 9 में से एक 9 हटाएंगे, 1 रह गया। और 81 के बीच में उतनी 0 रखेंगे जितने यहाँ पर 9 होंगे, 81 के बीच में उतनी 0 लगाएंगे। तो देखिए ये 99 का वर्ग हो गया और 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई है। इसी प्रकार यहाँ पर पूछा है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। इसी प्रकार 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी हो तो 999 का वर्ग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 6 अंकों में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। यहाँ पर 3 9 है, इसमें तो 1 हटा देंगे, 2 9 लिख लेंगे यहाँ, और जितने 9 यहाँ होंगे उतने ही 81 के बीच में 0 लगा देंगे, क्योंकि 9 का वर्ग 81 हो, इसलिए 81 के बीच में 0। तो कितने 9 है यहाँ, 2 9 है, तो 81 के बीच में 2 0 लगा देंगे। देखिए 81 के बीच में 2 0। तो ये हो गया हमारा 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट रहता है ये। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है ये। देखिए 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 है। देखिए 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन हल किया जाएगा। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई, शेष लड़के कितने रह गए, 50 में से 30 लड़कों की ये हो गई, तो 50 में से 20 लड़के रह गए शेष लड़के। तो शेष लड़के 20 है, उन 20 की औसत लंबाई है 165। तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई बताओ, पूरी कक्षा में कितने लड़के हैं, 50। तो 50 लड़कों की औसत लंबाई बतानी है हमें। देखिए ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, अब इसको आसानी से हल करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखना ध्यान से। औसत किसे कहते हैं, संख्याओं का आपस में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्याएं है। यदि हम पूछे इन पांचों संख्याओं का औसत कितना है, तो सभी को पता क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या औसत कहलाती है। ये 5 हो गया। या औसत निकालने का ये भी तरीका है, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के आधा करेंगे, 6 का आधा 3 3 आ जाएगा, यानी कि ये औसत हो गया। इन सभी पांचों संख्याओं का औसत 3 है। अब देखिए ये तरीका सभी को मालूम है कि इन पांचों संख्याओं का औसत 3 है, लेकिन इसको एक तरीके से और हम समझ सकते हैं कि पांचों संख्याओं का औसत 3 कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, औसत सभी संख्याओं का मान
बराबर हो जाए तो वो औसत कहलाता है। अब देखिए हम इन सभी को बराबर करते हैं। देखिए सभी पांचों को बराबर करेंगे। जैसे 5 में से मैंने यहाँ पर जैसे सभी का औसत 3 है, तो मैंने 5 में से इसको 2 दे दिया यहाँ से। तो जैसे ये 1 में 2 आ जाएगा तो 3 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 5 में से 2 गया तो यहाँ पर 3 रह गया। अब ऐसे ही मैंने इसमें से इसको 1 दे दिया, 4 में से 1 इसको दे दिया, 3 हो गया यहाँ पर, और 4 में से 1 जाने पर यहाँ पर 3 रह गया, और ये 3 हमारा है ही है। तो देखिए इस प्रकार सभी संख्याएं आपस में समान होगी, तो इन्हीं सभी संख्याओं का औसत 3 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सभी को बराबर बराबर बांटना। तो यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है ये। और एवरेज में अधिकतर क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे जब हमारा एवरेज चैप्टर आएगा। तो देखना ध्यान से, इनमें देख लीजिए 30 का एवरेज 160 है और 20 का एवरेज है 165। तो इन दोनों को पहले बराबर कर लीजिए। 160 है, इसको भी 160 कर लीजिए। तो यहाँ पर 5 अधिक बच रहा है, एक संख्या पर 5 अधिक बचता है, तो 20 संख्याओं पर कितना अधिक हो गया? 20 पंजे 100 हो गया। देखना 100 हो गया। देखो अगर मैं इन सभी संख्याओं को 20 संख्याओं को 160 मानता हूं, तो एक संख्या पर 5 बच जाता है, तो 20 संख्याओं पर 20 पंजे 100 बच गया, और हमारी टोटल संख्या है 50। तो 50 संख्याओं में ये बराबर बराबर बांट दें, यानी कि हमारे 30 और 20 संख्याओं का औसत, इन सभी का औसत अब 160 बन रहा है। और जो यहाँ से मुझे अधिक प्राप्त हुआ है 100, ये 100 भी 160 में बांट देंगे हम, और वे हमारी 50 संख्याओं का औसत निकल जाएगा। अब ये जो 100 बचा है ये मैं टोटल सभी 50 संख्याओं में बांट दूंगा। तो 50 से भाग दे दूंगा, 50 दूनी 100, 2 बट जाएगा। जैसे 30 का औसत 160, 20 का औसत 160 है, सभी 50 संख्याओं का अब फिलहाल 160 है यहाँ पर इनका। लेकिन जैसे ये अधिक बचा था 2, ये 2 सभी में बांट देंगे, तो हमारी सभी 50 संख्याओं का औसत हो जाएगा 60। 160 में 2 जोड़ेंगे 162। बहुत आसान है ये, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बार बार रिपीट कर रहा था, लेकिन यदि आपकी जब समझ में आ जाएगा आप इसको 1 सेकंड में कर दोगे, बहुत तुरंत कर दोगे। जैसे एक बार फिर समझिए, सभी का इक्वल ले लिया 160, इनका 160, इनका 5 बच गया एक संख्या का, तो 5 20 संख्याओं पर 20 पंजे 100, 100 को 50 में बांट दो, 2 अधिक जोड़ दीजिए, 160 में 2 जोड़ दीजिए, 162 एवरेज हो जाएगा। तो देखिए 50 लड़कों का औसत हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि a माइनस बी बराबर 2, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर 26 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान बताए। देखिए ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। तो बीज गणित के जो ये क्वेश्चन होते हैं, इनमें अधिकतर हमारा कॉन्सेप्ट लगता है पुट द वैल्यू मेथड। तो अपनी ओर से वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको इक्वल टू इक्वल करके क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो यही होता है हमारा पुट द वैल्यू मेथड। तो अधिकतर इस कॉन्सेप्ट में इसी तरह के वैल्यू भरी जाती है कि इनको आपस में इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे इनको, और फिर हमें मालूम हो जाएगा कि ए बी सी की वैल्यू क्या होती है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। तो पुट द वैल्यू मेथड इसके लिए इंपोर्टेड कॉन्सेप्ट है। तो आइए स्टार्टिंग करेंगे पुट द वैल्यू मेथड से। देखिए यहाँ पर ए और बी की ऐसी वैल्यू लेंगे जो इसको 2 के बराबर कर दे, और इसको यहाँ पर 26 के बराबर कर दे। तो जैसे ये दोनों मान इक्वल हो जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, अगर हमारा ए का मान पुट द वैल्यू मेथड से a इक्वल टू 3 भरेंगे और b की वैल्यू 1 भरेंगे, तो देखिए 3 में से 1 घटाया 2, अब 3 का घन 27 हो गया, देखिए, और माइनस 1 का घन 1, 27 में तो 1 घटाया 26 हो गया। तो हमारा पुट द वैल्यू मेथड
बहुत ही बेस्ट है, इससे आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो हमें मालूम हो गया ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू है 1। तो अब हम इसमें भर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए का मान 3 और बी का मान 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 3 और 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16, यानी 4 का वर्ग 16। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 16, ऑप्शन सी 16। देखिए इतना इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। इसी प्रकार हमारा ये कॉन्सेप्ट हल होगा, इसी तरीके से हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि x जमा y जमा z बराबर 9 है तो x की का x माइनस 4 का होल घन प्लस y माइनस 2 का होल घन प्लस z माइनस 3 का होल घन माइनस 3 कोष्टक में x माइनस 4 y माइनस 2 z माइनस 3। तो इस तरह का क्वेश्चन है ये, इसको हम आसानी से हल करेंगे। हमें यहाँ पर पुट द वैल्यू मेथड रखना होगा। देखो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 के बराबर इधर भी 9 लाना पड़ेगा। तो x का मान भी 3, y का मान भी 3 और z का मान भी 3 भरेंगे। 3 3 6 और 3 9। तो देखिए इक्वल इक्वल हो गया, 9 बराबर 9। अब हम इसमें मान भर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि दिए गए इस क्वेश्चन का मान बताएंगे। तो देखिए x का मान 3 है, 3 में से -4 घटाएंगे माइनस का 1, -1 का घन करेंगे -1 प्लस 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 का घन 1 प्लस का, और यहाँ 3 में से 3 घटाएंगे 0, 0 का घन 0 माइनस। इसी प्रकार यहाँ जेड का मान 3 है, 3 में से 3 घटाएंगे तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा यहाँ तक का। अब देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये 0 0 है तो यहाँ +1 और -1 भी 0 हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 0, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट से मैंने इसको